Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हम ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के। दोस्तों, कावेरी इंजन प्रोग्राम एक बार फिर से ट्रैक पे आ चुका है और हमने आपको रिसेंट मीडिया अपडेट पे बताया था कि GTRE और गोदरेज के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जहां पर गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा 8 मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे ड्राई कावेरी इंजन के, जो कि 48 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और अब ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो इंजन है इनका सर्टिफिकेशन टेस्ट भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ऑफिशियली ये जो प्रोग्राम है ये फ़ेज़ 2 में एंटर कर चुका है, जहां पर अब इन इंजन को और फाइन ट्यून किया जाएगा और इनको लगातार रिफाइन भी किया जाता रहेगा। पुराने 2 इंजन जिनका इस्तेमाल ड्राई कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए किया गया था, उनको भी अब मॉडिफाई किया जा रहा है और लगातार उनमें जो अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, ताकि प्रोग्राम को आगे चल के और भी ज़्यादा टेस्टिंग से गुजारा जा सके। वही अगर हम बात करें अगले 5 इंजन्स की, तो इन्हें 2024 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और गौर करने वाली बात एक यहाँ पर ये है कि इन इंजन्स में अगर कुछ कमियां होती हैं तो उनको सुधारा भी जाएगा और जो पुराने इंजन हैं उनको मॉडिफाई भी किया जाएगा। इनमें से 2 जो इंजन हैं इनका आगे चल के इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स को सिमुलेट करने के लिए किया जाएगा, जबकि जो 2 इंजन्स हैं इनका इस्तेमाल अनमैन स्ट्राइक जो एयरक्राफ्ट है इनको पावर करने के लिए किया जाएगा। GTRE का ये दावा है कि भारत के जितने भी अनमैन स्ट्राइक व्हीकल्स होंगे उन सब में इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा वो आफ्टर बर्नर सेक्शन पे भी काम कर रहे हैं, जिसके बाद ये इंजन तकरीबन 80 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और उनको तो इस चीज़ पे भी भरोसा है कि जिस प्रकार की प्रगति कावेरी इंजन में देखी गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले निकट वर्षों में अगर कोई ऐसा इंजन बन के तैयार हो जाता है जो कि तेजस को भी पावर कर सके, यानी कि तेजस प्रोग्राम में स्वदेशी इंजन की जो संभावनाएं हैं वो लगातार प्रबल होती दिख रही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर के आ रही है। दोस्तों, हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक वीडियो सरफेस हुआ था, जहां पर नॉर्दर्न सेक्टर में LCH को उड़ान भरते दिखाया गया था। हालांकि अगर हम बात करें LCH की, तो ये दुनिया का शायद इकलौता हेलीकॉप्टर है जो कि इस ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, यानी कि ये हेलीकॉप्टर अपने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए जाना जाता है और इसने इंडियन आर्मी को एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करी है जिसकी तलाश भारतीय सेना को काफ़ी लंबे समय से थी। और LCH में लगातार जो एडवांस वेपन्स का इंटीग्रेशन है वो किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है LCH को लेकर के, जहां पर बताया जा रहा है कि नाइजीरिया पहला देश बन सकता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को खरीदने वाला। जी हाँ, रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि नाइजीरिया आर्मी के तकरीबन 6 ऑफिशियल्स इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं और नाइजीरिया वो पहला देश बन सकता है जो कि अनस्पेसिफाइड नंबर्स में जो LCH हेलीकॉप्टर्स हैं इनको खरीदे। हालांकि नंबर्स को लेकर के अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है और नाइजीरिया के जो पायलट्स हैं वो भारत में ट्रेनिंग को भी प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो देखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि कितनी संख्या में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये नाइजीरिया के द्वारा खरीदे जाते हैं। अब अगर हम LCH की कैपेबिलिटी की बात करें, तो अभी LCH बेसिकली 70 mm के जो गाइडेड रॉकेट्स हैं इनको फायर करने में सक्षम है। लेकिन अगर हम पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख के बयान की बात करें, तो इस समय LCH में कुछ ऐसे स्टैंड ऑफ वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है जिनकी स्टैंड ऑफ रेंज 20 से 30 किलोमीटर की होगी। और इसमें जो 2 मिसाइल्स हैं इनका नाम सबसे ऊपर है। पहला स्पाइक NLOS है जिसकी रेंज 20 से 30 किलोमीटर की है और ये काफ़ी घातक 4th जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और स्पाइक का इस्तेमाल सिर्फ LCH में नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स में भी किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस मिसाइल को फायर करने में कैपेबल हैं। वहीं दूसरी जो मिसाइल का नाम सामने आ रहा है वो है संत मिसाइल, यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि एक 4th जनरेशन की अपग्रेडेड मिसाइल है, या इसको आप हेलिना का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट कह सकते हैं, जिसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी 15 से 20 किलोमीटर की है। तो देखना लाजमी होगा कि कौन सी मिसाइल LCH के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बन रही है, क्योंकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है ये वर्ष 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ALH हेलीकॉप्टर्स को लेकर के। दोस्तों, लास्ट मंथ हमने एक के बाद एक जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के क्रैश की रिपोर्ट है उसको देखी थी, जिसके बाद एक विशेष लॉबी थी जिसने ALH हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी पे ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन हेलीकॉप्टर्स को इतनी जल्दीबाजी में तैयार किया गया कि इनमें जो कमियाँ थी उनको दूर ही नहीं किया जा सका। दरअसल ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के थे और इस पर आरोप लगाने वाले लोग वो लोग हैं जो ना तो किसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करते हैं और ना ही वो इस चीज़ का वेट करते हैं कि इस
हादसे के पीछे की वजह क्या है, कम से कम उसकी असली जो रीज़न है उसको तो समझा जा सके। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी जो गलतफहमी है वो दूर करी गई है। दरअसल एएलएच हेलीकॉप्टर को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सामने आई है और अब उस रिपोर्ट के आने के बाद एएलएच की सारी फ्लीट, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर शामिल हैं, उनको ऑपरेशनल कर दिया गया है। गहराई से अध्ययन करने पर यह पाया गया कि एएलएच हेलीकॉप्टर में कोई भी गंभीर समस्या नहीं है। इनमें जो भी दुर्घटना हुई है वो कंट्रोल फेलियर्स की वजह से हुई है और इसके पीछे जो मेंटेनेंस है वो सबसे बड़ा इशू माना गया है। दरअसल रिपोर्ट्स में या इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि इन दुर्घटना के पीछे का जो मूल कारण था वो मेंटेनेंस से संबंधित था और इनमें से एक दुर्घटना वॉशर को सही तरीके से न लगाए जाने के कारण हुई थी। वहीं दूसरी घटने में एक जो ज़रूरी इक्विपमेंट होता है या ये कह सकते हैं एक कंपोनेंट होता है हेलीकॉप्टर में, उसमें अदला बदली की वजह से एक हादसा हुआ था। हालांकि इन हादसे में जो पायलट्स हैं या क्रू मेंबर्स हैं उनको कोई विशेष चोट नहीं आई है, लेकिन इसके बाद इसकी जो कैपेबिलिटी है उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये कह दिया गया है कि एएलएच हेलीकॉप्टर में ऐसा कोई भी मेजर डिफेक्ट नहीं है जिसकी वजह से इनको ग्राउंडेड रखा जाए। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी उनको भी अब फिक्स किया जा चुका है, यानी कि अब जो एएलएच हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल है और वो अटकलें जो इनकी कैपेबिलिटी को लेकर के लगाई जा रही थी वो निराधार साबित हुई हैं। हमारी अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के द्वारा रिपोर्ट्स में कई बार बताया गया कि इंडियन नेवी तकरीबन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रही है, जिसमें से आईएनएस विक्रांत है जो कि लगभग ऑपरेशनल हो चुका है और एक आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप होगी और एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा हमारा सुपर कैरियर जो कि 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आएगा। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना प्रमुख ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कुछ बड़े खुलासे किए हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख की अगर हम बात माने तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि भारतीय नौसेना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि आईएनएस विक्रांत की एक सिस्टर क्लास शिप होगी जो कि काफ़ी सारे अपग्रेड्स के साथ में आएगी, उसको लेकर के आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये इतना कैपेबल होगा कि आने वाले समय में इसमें से जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं और अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं इनको ऑपरेट किया जा सकेगा। जी हाँ, आईएनएस विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप होगी इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि इससे जो यूसीएवी हैं और जो यूएवीज़ हैं इनको ईजिली ऑपरेट किया जा सकेगा, जो कि मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस समय भारतीय नौसेना डेक बेस्ड अनमैन स्ट्राइक कॉम्बैट एयर व्हीकल्स की खरीद को भी लेकर विचार कर रही है और माना जा रहा है कि ये जो व्हीकल्स होंगी ये घातक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी, यानी घातक प्लेटफॉर्म जो कि बनाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए उसी पर ये आधारित होंगी और आने वाले समय में ये आपको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होती भी दिखाई पड़ेंगी। वहीं अगर हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उसको लेकर के इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि वो कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, यानी वो कैटapult लॉन्च सिस्टम के साथ में आएगा और इसके लिए जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भी विशेष तौर पर उसी प्रकार से विकसित किया जाएगा। हालांकि आज से तकरीबन 2 साल पहले ही ये न्यूज़ सामने आ गई थी कि टेडबीएफ, जिसको हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के नाम से जानते हैं, उसका एक कैटोबार वेरिएंट भी बनाया जाएगा जो कि इंडियन नेवी के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो सकेगा। तो आने वाला जो भविष्य है भारतीय नौसेना का वो काफ़ी उज्जवल है और देखते हैं कि जो प्रोग्राम यहाँ पर इनिशिएट किए गए हैं वो कितनी जल्दी फलीभूत होते हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।